जी, कल की क्लास में आपको मैंने कूलम्स लॉ कराया था, आ गया था समझ में? मुझे बताओ, अगर जो हमें ये दे रखा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इन फ्री स्पेस इज 270 न्यूटन, ऐसा बोल रखा है। ठीक बोला है, इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इन फ्री स्पेस इज 270 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, if the charges are placed in a medium, ठीक है, in a medium of dielectric constant 80, then find force between the charges in that medium। बताओ क्या आंसर होगा? अगर जो दो चार्जेस जो फ्री स्पेस में है उनके बीच उसमें जो फोर्स लग रहा है 270 का न्यूटन का लग रहा है, उन्हीं चार्जेस को अगर जो किसी दूसरे मीडियम में रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो देन फोर्स क्या होगा उस मीडियम के अंदर? ये क्वेश्चन है। हो गया बच्चों? क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा ना, फोर्स इन अ फ्री स्पेस अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही ऐसे किया। अच्छा, ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से, जो फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा है वो कितना है? 270 न्यूटन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है। कैंसिल होकर 27/8 आंसर है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब आपको बोला है दो चार्जेस है, एक है आपका 2 माइक्रो कूलम प्लस का, और एक है प्लस का 3 माइक्रो कूलम। इनके बीच में आपको डिस्टेंस दे रखा है 3 मिलीमीटर का, 3 mm का, और आपसे बोला है फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। कोशिश करो एक बार। बच्चे, माइक्रो का मतलब पता है आपको कितना होता है? 10 की पावर -6 कूलम, और इधर भी 3 × में 10 की पावर -6। मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 मीटर।
आ गया के Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना फोर्स का। के की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ यही यूज किया था। Q1 आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R की वैल्यू जो दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सही है, ऐसी सारी वैल्यू पुट करिए। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 9 है, ये आपका -6 -6 -12 हो जाएगा, ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻, ऐसा आंसर 10⁹ आया। अच्छा 6 इंटू 10/9 समझ में आया कैसे हुआ ये? पता चली गलती कहाँ हुई आपसे। चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। चलो जो आपसे ऐसे बोल रखा है कि ठीक है ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में होगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आपने ऐसा ड्रॉ कर लेना। ठीक है, क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम, एक 1 नैनो कूलम का चार्ज है जो प्लेस्ड है आपका 2I + 3J, इस पोजीशन पे प्लेस है, और एक दूसरा चार्ज है वो आपको बोल रखा हो अगर जो कि वो 4I माइनस में 6J यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और उस प्लस का 6J पे ऐसे रखा गया है, और इसकी वैल्यू जो है वो भी प्लस का 3 नैनो कूलम है। ठीक, अब आपसे बोला गया है बताओ फोर्स कितना एक्ट करेगा दोनों के बीच में, कोशिश करो दोनों के बीच का फोर्स निकालो। हो गया, आ गया। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कल एक वेक्टर फॉर्म बताया था। वेक्टर फॉर्म जो होता है के Q1 Q2 बाई में मॉडुलस में R2 माइनस R1, है ना, इसका क्यूब, और यहाँ पे आता है R2 माइनस में R1, एक ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर तो यही वाला लगेगा, ये वाला फॉर्म। और एक मैंने ऐसे बताया था के Q1 Q2 बाई में, ठीक है, आर का क्यूब और आर वेक्टर, ये बताया था ना। ये तब लगता है जब हमें इनके बीच का वेक्टर दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, ये वाला वेक्टर अगर जो हमें पता होता तो। पर हमें ये पता है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, तो हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अब आगे समझ में, इन दोनों को माइनस कर लो, मैग्नीट्यूड निकालना आता है। ठीक है, के Q1 Q2 की वैल्यू पता चली। नैनो का मतलब होता है 3 इंटू 10⁻⁻⁹। आप कोशिश करो,
ओके, देखो माइनस किया होगा आपने तो आपको आंसर मिला होगा 2i कैप, आई कैप था सॉरी, ठीक है, 2i कैप और 3j कैप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2i प्लस 3j। ठीक, अब इसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा 2i प्लस 3j। बच्चे k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और ये जो होगा आपका Q1 Q2, एक था 1 और एक था 3, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का 2, ऐसे किया है। यहाँ पे माइनस करने पे यही तो आंसर आएगा, R2 को R1 से माइनस कर, आपने दोबारा माइनस इनको माइनस किया है। देखो R2 माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू जो होगी इन दोनों को माइनस करके तो पता है 2i प्लस 3j क्या पाएगा, पता थी आपने, आपने ऐसा कर भी लिया था, ठीक है। अब जब भाई हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो इसका मतलब वो होता है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये निकालना। अब हो जाएगा फिर ऐसे, चलो देखो क्या होगा इसके बाद, आपको ना ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना जब, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो आप लिखोगे 9 3 27 10 की पावर -9, इसका हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का क्यूब। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालो, जब मैग्नीट्यूड निकालने की बात आएगी तो ऐसे अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचे, हो जाएगा सीधा, करें आगे। तो ये हो गया कि आपने जो वेक्टर फॉर्म सीखा था, ठीक है। चार्ज इंडक्शन ये तो बता दिया था मैंने, मैट एटम्स ये भी गोल्डी, इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। आइए बच्चे, वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस भी हमने कर लिया, अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम के बारे में। बच्चे इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, आपको मैं एक से बताऊंगा, एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ये साइड है, मान लो बच्चे आपको दे रखा है Q1 चार्ज और दे रखा है साथ में Q2 चार्ज, ठीक है। अब एक बात बताओ, Q1 दोनों पॉजिटिव अगर तो एक दूसरे को ये क्या करेगी, रिपेल करेंगे। इस पे फोर्स ये लगाएगा इधर और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, बात समझ में आ गया। अगर जो मैं बोलूं कि यहां पर अगर जो इनके बीच में कुछ रख दे, हम क्या करें, कुछ भी रख दें, कोई चार्ज नहीं है, कोई हमने रख दिया इनके बीच में, कुछ भी रख दिया, ठीक है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है ये आपका, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने देखा था बच्चे पोलराइजेशन क्या होता है, सीखा था कि नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाता है, मतलब ऐसा होगा कुछ माइनस प्लस, पोलराइजेशन की वजह से इधर माइनस प्लस, पोलराइजेशन की वजह से इधर माइनस प्लस, यहाँ पे भी पोलराइजेशन की वजह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना बच्चे। अब इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करती है, अपनी तरह अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्ट करेगी तो एक फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, और इधर से इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और हम ये कह सकते हैं बेटा, अब एक्चुअली में इतना छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा, जो डायइलेक्ट्रिक होगा वो पूरा इस स्पेस के अंदर ही होगा, ठीक। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि देखो, जब तक ये नहीं था, ठीक है, जब तक ये नहीं था तब तक ये इसके ऊपर अकेला एक ही फोर्स लग रहा था, और कुछ लग रहा था क्या, लेकिन इसके आने से एक और फोर्स लगने लग गया अपोजिट डायरेक्शन। जब तक ये नहीं आया था तब तक मैं बोलूंगा नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, F1, है ना, बिफोर, जब तक ये नहीं आया। अब ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, हम ये मान लेते हैं F1 जो ये डाइलेक्ट्रिक लगा रहा है, इसको हम मान लेते हैं F2 जो ये डाइलेक्ट्रिक लगा रहा है, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि इसके आने से जो नेट फोर्स होगा वो अब क्या हो जाएगा, F1 माइनस F, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो यहाँ पे आपसे मैं बोलूं ये चीज नेट फोर्स पहले से बढ़ गया है या घट गया है? घट गया है। और इस वाले F1 फोर्स ये कुछ बढ़ा घटा है? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज होगा। बात आगे समझ में आपको? हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि बच्चे जब फोर्स फ्री स्पेस की बात हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर लगता है। और वहीं पे अगर जो किसी मीडियम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना? अच्छा, अब ये जो फोर्स है अपॉन में एप्सिलॉन R, यही होगा मीडियम के अंदर जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स तो यही लगेगा, है ना? यहाँ पे आपको समझ में आ गया था भाई? देखो पहले फ्री स्पेस में था F था, अब मीडियम की बात करें तो इससे हम लोग इसको किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो वो जो डिवीजन हुई है उसकी वजह से हमारा जो फोर्स होगा डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो समझ में आया कि ये ऐसा क्यों होता था, क्या रीजन है इसका डिवाइड करने का? करेक्ट, ठीक है। और यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। अब हमसे कभी कोई पूछ ले भाई ये मीडियम क्या फोर्स लगाएगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक इसने क्या फोर्स लगाया होगा, डाइलेक्ट्रिक इसको इधर खींच रहा है उसको इधर खींच रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक ने इस चार्ज के ऊपर अपना इधर कितना फोर्स लगाया, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे समझे। नेट फोर्स जो होता है बच्चे किसी मीडियम में, ठीक है, वो क्या होता है, फ्री स्पेस में तो F फोर्स लगता है ना? अभी मैंने F1 F2 मान रखा है, एक्चुअल में तो दोनों क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे दोनों, है ना? वो क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही तो होता है F1 F2, यही होगा दोनों का। तो इसको मैं F ही मान लूं क्या, जो फ्री स्पेस में लग रहा था। अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फोर्स होगा नेट फोर्स वो F अपॉन में जो भी होगा एप्सिलॉन R ये होगा, है कि नहीं? अब मीडियम इसने जो फोर्स लगाया, अभी हमने नेट फोर्स का फॉर्मूला जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F1 माइनस F1D, मतलब F माइनस F1D, और ये क्या है आपका F नेट। तो F नेट की वैल्यू आपने पढ़ा F अपॉन में एप्सिलॉन R है, ये आपका F है, ये आपका F1D है। तो यहाँ से मैं F1D की वैल्यू निकालो तो F माइनस F बाई एप्सिलॉन R। और इसको आप ऐसे नहीं समझना चाहते मत समझो, ये तो आप ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हो भाई, पहले F1 फोर्स ये आने से F नेट फोर्स ये लगेगा। अब F से F यू F बाई एप्सिलॉन R हो गया फोर्स, तो जो घटा होगा वही फोर्स तो इसने लगाया होगा। जो F से घट कर F बाई एप्सिलॉन R लगा है, वो जो घटा है फोर्स, वो वही फोर्स तो किसने लगाया, डाइलेक्ट्रिक ने लगाया है। और वो फोर्स डाइलेक्ट्रिक ने जो लगाया वो क्या है, F माइनस में F बाई एप्सिलॉन R ये लगाया है। आगे से क्लियर है, नोट करना है इसको आप कर लो, लेकिन उससे पहले ये लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा, when charges are submerged in a medium the force exerted by one charge on another does not change, but due to polarization of medium dipoles net force on both the charges। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आप पक्का? ये चार्ज नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से ना उसका नेगेटिव चार्ज इधर आ, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा, बहुत माइनर सा अट्रैक्शन होगा इसका, बहुत थोड़ा अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसकी वजह से भी तो नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा, है ना? इसी की वजह से। अब पूछो और क्या पूछो, बस। चलो दिख रहा है पूरा?
लिखना बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन और ये आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन। क्लियर? अब हमारा टॉपिक इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए समझते हैं क्या टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चे जब भी हम एक चार्ज के ऊपर कोई एक चार्ज है, इसके आसपास में बहुत सारी चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। ठीक है, इन सभी के कारण इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की बात करेंगे। तो Q1 इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा, पहले Q1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी Q के रिस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन क्या होगा, R1 वेक्टर। Q2 के रिस्पेक्ट में Q का पोजीशन R2 वेक्टर होगा, और Q1 के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है ना। तो इन सभी की वजह से इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, Q1 इस Q पे जो फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा, F1 वेक्टर लगाएगा कि नहीं। Q2 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा, F2 वेक्टर। Qn इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा, Fn। तो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जब मल्टीपल चार्जेस की वजह से हमें किसी एक चार्ज पे फोर्स बताना होगा, तो क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा बाकी सारे फोर्सेस का। सारे फोर्सेस का वो क्या होगा, वेक्टर सम। समझ में आया? अब मैं इनकी वैल्यू की बात करूं तो F1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, K Q Q1 बाई R1 का क्यूब और R1 वेक्टर ये होगा। और अगर जो मैं F2 की बात करूंगा तो क्या होगा, ये K Q Q1 बाई Q2 बाई R2 का क्यूब, ये R2 वेक्टर होगा। और ऐसे करते करते K Q Qn Rn वेक्टर का Rn वेक्टर अपॉन में Rn का क्यूब। सबसे अगर जो बोलूं कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ, कॉमन जो आएगा K Q आएगा उसमें, है ना। और बाकी सब वही रहेंगे। और इस K की वैल्यू क्या होती है पता है ना आपको, क्या होती है बताओ, इस K की वैल्यू 9 है ना। मतलब हम इसको ऐसे भी तो बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलते थे ना 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 R1 वेक्टर R1 का क्यूब, Q2 R2 वेक्टर R2 का क्यूब, और Qn Rn वेक्टर Rn का क्यूब। आगे समझ में लिखना है कुछ इसमें, लिखो फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, when in a system there are more than two charges, then net electrostatic force on any charge can be given by vector sum of all individual forces acting on it independent charges of system।
हो गया? आया समझ में? इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं, वैसे तो खैर कुछ है नहीं है। और इसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पता है आप लोग, आपको क्या होता है? ठीक है, समझते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप बस समझ लेना। ठीक है, ये इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बच्चे, जब हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, मतलब थ्री चार्जेस पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है आपसे बोला हुआ। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर तीन चार्जेस हमारे पास, एक चार्ज है Q1, एक है Q2 और एक क्या है Q3। इन तीनों को हमने रख रखा है सब, तीनों को। पहली कंडीशन ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि तीनों के तीनों रेस्ट पे हैं। कैसे रहे तीनों? रेस्ट। तो रेस्ट पे रहने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि हमें किसमें रखना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो मैं सपोज रख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, तो आपको लगता है कि ये रेस्ट पे रह पाएंगे? अगर जो तीनों चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, तो ये ऐसे रह पाएंगे अपनी जगह? नहीं। तो पहली कंडीशन ये होती है कि इनको कहाँ रहना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में रहना जरूरी है। तो ये सारे के सारे तीनों चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पे होने जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब जैसे आपका तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो भी क्या इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे? सारे रिपल करेंगे तो रिपल्शन से आप चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। हाँ, तो दोनों तीनों दो का सेम साइन हो और तीसरे का क्या हो? नेगेटिव साइन। क्या हो तीसरे का? नेगेटिव। ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं हाँ पॉसिबल है। कैसे? ये Q2 इसको क्या करेगा? Q2 रिपेल करेगा इसको, और ये Q1 इसको, Q3 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। अगर जो इन दोनों ने जो इसने लगाया उसने दोनों ने बराबर लगाया होगा, तो ये रह जाएगा इक्विलिब्रियम। अब आ जाते हैं इस वाले पे। ये Q1 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये Q2 इसको क्या करेगा? माइनस का है ना, Q2 और ये माइनस का है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे इसको अपनी अपनी तरफ। तो इसके ऊपर भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाए तो ये भी यहीं पे रह जाएगा। अब हम Q2 की बात करें तो यहाँ पे इसके ऊपर ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा? इसको रिपेल। तो समझ में आया कि भाई एक लाइन पे रहनी चाहिए, तीनों का साइन सेम नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन जो होगी, ठीक है, क्या होगी? पहला तो ये ना, द चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर, द थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, द थ्री चार्जेस मस्ट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये लाइन थोड़ी सी गलत है, सेम मैग्नीट्यूड वाली लाइन जो है ना गलत है। क्योंकि अगर जो मान लो ऐसे है, ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, तो ऐसा होगा कि ये इक्विलिब्रियम में रहता नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये जो इसकी जो अट्रैक्शन होगी इसके लिए ज्यादा होगी, उसकी रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। तो ये अपनी यहाँ से इसकी तरफ जाना है ना। ये थोड़ी सी लाइन मुझे गड़बड़ लगी है, इसको मत समझना। इक्विलिब्रियम ऑलवेज बीन द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी इन अनस्टेबल नेचर। अब बोला गया है कि ये अनस्टेबल होगा नेचर में, तो ये बात आपको लग रहा है सही है? अनस्टेबल स्टेबल को भी आपको पता नहीं है, लेकिन पता है? नहीं पता? ठीक है, पहले खैर ये वाली बात समझ में आ गई। आगे आगे बढ़े फिर हम लोग। ये देखो अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे समझो। ये जो आपको दे रखा है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, इससे भी समझेंगे हम लोग। बच्चे यहाँ पे स्फेरिकल बॉल को देखो, तीन जगहों पे रखा गया स्फेरिकल बॉल, है ना। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, जो कि ये वाला है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि ये वाला है। और ये होता है, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अब सुनो, आपको इसको और इसको देख के कुछ लग रहा है? हाँ, इसको थोड़ा सा आगे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे रखोगे तो अपनी जगह तो वापस आ जाए, आ जाए कि नहीं आ जाए? और इसमें क्या है बच्चे, कि इसको कहीं जहां रखोगे वहीं रह जाएगा, ना अपनी जगह आएगा ना अपनी जगह से दूर जाएगा, इसलिए इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो समझ में आया तीनों तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टेबल स्टेबल। हाँ चलो, इसको लिखने की जरूरत है क्या, समझ याद रख लोगे ना? तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक? क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक, क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। क्या क्वेश्चन है? बट बच्चे आपको बोला एक पॉजिटिव का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस का क्यू चार्ज है, इधर है माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है? आपको बोला है इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स, इस पे नहीं, हाँ इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, ये क्वेश्चन है। इससे इसकी डिस्टेंस जो आर है, इसका इससे भी डिस्टेंस आर, ये एक दूसरे की 90 डिग्री का एंगल। करो बच्चे, अभी क्लास राइट करवा। बच्चों मैं बोलूं, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? रिपेल करेगा इसको। किस फोर्स के साथ रिपेल करेगा? के क्यू, क्यू बाई में आर स्क्वायर, ऐसे लिख दो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, लिख दो ऐसे। ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा ना। तो ये क्या फोर्स लगाएगा, के क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसके लिए हम जानते हैं सभी कि आ, ऐसे केस में जब दो फोर्स हो, ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल हो, तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है, बता सकते हो क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना? अब ये तो दोनों सेम है, तो हम F1 F2 की जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, और थीटा एंगल क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। क्या होता है कॉस 90? कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो होती है ना, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2F स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा। आंसर √2F, मतलब √2 के क्यूब स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आया समझ में? आया समझ में? पक्का आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ट्राई कर, बोलो। आपसे बोला है एक ट्रायंगल है,
कुछ इस तरीके से। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए हैं, प्लस का क्यूब, माइनस का क्यूब और प्लस का क्यूब। ओके, सवाल आगे समझ में। बोला है चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, बताओ। इनके बीच का डिस्टेंस आप L मान लेना। माइनस का क्यूब, ये बता रहे हैं। ये माइनस का क्यूब हो, ये प्लस क्यूब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इनके बीच का 60 डिग्री एंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्या होता है नेट फोर्स का फॉर्मूला, है ना। ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, √3f। सही है ना। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा √3 क्यू स्क्वायर बाई एल। बच्चे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर जो आपसे इस प्लस के क्यू पे फोर्स पूछता, ठीक है, तो इस प्लस क्यू पे आप कैसे बताते। प्लस का क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, माइनस का क्यू इसको क्या करता, क्या ये जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स ये भी लगाएगा, है ना। लेकिन इनके बीच का एंगल क्या माना जाएगा, 120 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, बस खाली यहाँ पे इसकी जगह बस आप क्या लिख देंगे, है ना। और cos 120 की वैल्यू सब कुछ सेम होता, बस क्या नहीं होता, यहाँ पे 60 डिग्री नहीं होगा, इसकी जगह 120 डिग्री होगा, है ना। और फिर आपका आंसर ये नहीं आएगा, क्या आएगा,
देखो 2f² प्लस 2f², ये होता है आपका माइनस का 1/2। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, f² मतलब f। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों, नहीं आया समझ में? 2f² है ये माइनस का f² हो गया। ये तो 2f² नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ नीचे नहीं आएगा ना, 2f² है, ये माइनस का f² है। नहीं आया समझ, देखो आया है। जैसे ये आपका बचता 2f² माइनस का f², दो में से एक गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा ना, तो सेम आंसर होगा। अब इसी सवाल में एक और सवाल बन सकता है, इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो क्या बन सकता है क्लास? सुनिए, सवाल ये बन सकता है आपसे, ये बोल दे कि अगर जो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया हो प्लस का कैपिटल Q, ऐसा भी सवाल बनता है, ठीक है? क्या बोल दे, यहाँ पे आपका एक चार्ज रखा गया प्लस का कैपिटल Q, तो बताओ चलो क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स पूछेगा तो आप कैसे बताओ? हटा देता हूँ क्या, अगले पेज पे कर दे, ज्यादा खिचड़ी पड़ जाए मत जाएगी। मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, प्लस का Q, माइनस का Q, प्लस का Q, और आपसे बोल दे इनके मिड पॉइंट में एक चार्ज रखा गया है, मिड क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कहेंगे इसको। तो सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा गया है, चार्ज की वैल्यू माइनस का Q है, तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? ऐसा पूछ सकता है सवाल में। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं ये प्लस का Q माइनस Q को क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और बच्चे आपको मैं बोलूंगा, अगर जो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आती है तब तो आप ये डिस्टेंस निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आप l/2 मानोगे, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो आप लोग इस वाली साइड की वैल्यू निकाल दो। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो, नहीं आती बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो आपने बस डायरेक्ट ये कर देना है, क्या, यहां से आपको तुरंत ये लिख देना है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये l/√3 होता है, बस ये लिख देना, ये वाला भी और ये वाला, ठीक है? ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे आएगा, नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ देना, आती है तो बेटा करोगे तो आपका l/√3 आ जाएगा, ठीक? तो बच्चे क्या बात कर रहे थे हम लोग कि इस माइनस Q के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, तो ये माइनस Q ये प्लस Q उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बच्चों मैं बोलूंगा आप लोगों से कि ये जो आपका फोर्स है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा, तो आंसर होगा इधर आएगा। मैं आपसे बोलूंगा इसने जो फोर्स लगाया क्या है, तो आप बोलोगे F है, इसने जो फोर्स लगाया क्या बोलोगे, तो भी F है ना? लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा है माइनस का Q, वो भी क्या है आपका, F ही है। लेकिन बेटा हम नेट किसकी बात कर रहे हैं, नेट कौन, नेट आपका कौन सा, जो इसने और इसने लगाया उसका नेट, वो ये है ना? तो इन दोनों का नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, बताओ, बोलो कैसे निकालोगे, इसने जो फोर्स लगाया इसने जो फोर्स लगाया,
इसना जो फोर्स लगा है इसकी वैल्यू क्या है बताओ, बोलो के। आगे नहीं, क्यू स्क्वायर नहीं होगा ना, अलग अलग है तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर बाई का 3, है ना, सही है। हाँ, एल बाई रूट 3 है ये डिस्टेंस, है ना। ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, एल बाई रूट 3। अब इसका स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, जो कि कहाँ चला जाएगा, इस वाले फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये क्या होगा, एल स्क्वायर। अब समझ में आया। हाँ, क्या ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो कि 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2f स्क्वायर कॉस जो है इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको, 120 डिग्री एंगल 2 है, आइए समझ में, पक्का, पक्का ये बेटा, आइए ना। बस फिर आपने इन दोनों का नेट फोर्स निकालना है। अब ये जो नेट फोर्स है इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका ये जो एफ था उसके साथ, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स। एफ नेट क्या है, जो इसने और इसने लगाया, एफ नेट क्या है, इन दोनों ने मिलके जो लगाया, इन दोनों ने मिलके जो लगाया होगा वो इधर लगेगा, है ना, और इधर ही कौन लगा रहा है, ये वाला भी लगा रहा है, तो दोनों की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करके टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना। हालांकि टोटल और नेट एक ही बात है, लेकिन बस खाली समझाने के लिए। करो बताओ हमसे, बोर्ड में आया हुआ सवाल। हो गया, आ गया आगे बेटा आपका, यस चलो। अच्छा कहाँ ये पूरा समझ में आ गया, कौन सा डायग्राम, डायग्राम नहीं है, डायग्राम सॉल्व नहीं हो पा रहा। चलो फिर मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक।
बेटा माइनस क्यू को ये किधर फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन का लगा रहा है, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का। किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है क्या, ये क्लियर है आपको? ये इसको कैसा लगा रहा है, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का? इधर लगा रहा है क्या? ये इसको किधर लगा रहा है, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का? इधर लगा रहे हैं। इन दोनों ने जो मिलके लगाया होगा, क्या वो इधर लगेगा? है ना बेटा, दो लोग ऐसे मिलके किसी इंसान को खींचे तो आदमी ऐसे बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? मान लो कोई मेरा इस कोई मुझे इस हाथ और इस दोनों से खींचेगा पकड़ के, तो मैं ऐसे सीधे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो ऐसे ये भी कैसे जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इन दोनों का नेट फोर्स इसी तरफ होगा क्या? आ गया समझ? आ गया बच्चे? अब इन दोनों का जो नेट होगा, मैं इसके वाले फोर्स से दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यहां तक बेटा बता, ये जो लिखा है बस सुनना है आप, एफ ये वाला फोर्स है जो ये लगा रहा है ना, जो इन दोनों का नेट फोर्स है, इसका और इसका, वो भी इधर लग रहा है, और ये जो लगा रहा है वो भी इधर लग रहा है। हाँ, रिपल्शन की वजह से लगा रहा है। अच्छा, ये इस तरफ क्यों नहीं जाएगा? जैसे ये इसको रिपेल कर रहा है ना, रिपेल करना मतलब दूर दूर भगाना, समझ में आ रही बात है? दूर दूर भगाना, दूर भगाना मतलब इधर कर देना। अब आया? हाँ बेटे बताओ, अब इसके बाद सॉल्व करके बताओ, ये समझ में आया कैसे लिखा मैं? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, फिर टू एफ वन एफ टू, टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी ऐसे लिखा था, क्योंकि cos 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2, जो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एफ स्क्वायर, जो कि क्या होगा, एफ। ठीक है बच्चे, देख बेटा, नेट फोर्स भी एफ आ गया, ये भी तेरा एफ था, आंसर 2f होगा, और एफ की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 3k स्मॉल क्यू बाई में एल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 6 स्मॉल क्यू बाई। आ गया ना समझ में? ये सॉल्व करने से, अगर जो हम ये हमारा चार्ज नहीं होता बच्चे, तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करते, किसको सॉल्व करते, अगर जो ये चार्ज नहीं होता तो। लेकिन बेटा क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके इधर लगा रहे हैं, और ये पीछे से और धक्का मार रहा है, समझ रहे हो बात? और इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं क्या चीज है। बेटा एक मूवी शूट हो रही थी रोहित शेट्टी, तो रोहित शेट्टी ने क्या किया, हीरो को, ठीक है, हाथों को बंधवा कर, ठीक है, दो विलेंस इसको ऐसे खींच रहे थे, ठीक है, इस तरीके से खींच रहे थे दोनों विलेन। अब ये हीरो, ठीक है, किस पे बैठ के, बाइक पे बिठाकर इसको खींच रहे थे, इसको बाइक पे बिठा के, गाड़ी में बिठाकर इसको खींच रहे थे, ठीक। और फिर पीछे से आता है कौन, विलेन आता है, ठीक है, दो गुंडे इसको ऐसे खींच रहे हैं हीरो को, पीछे से विलेन गाड़ी लेकर आता है और इसको ठोक देता है, ठीक है। तो पहले ही वो इधर आगे जा रहा था, इन दोनों के पीछे से विलेन ने गाड़ी से इसको ठोक दिया, तो क्या होगा, इन दोनों ने जो फोर्स लगाया था आगे, इसके गाड़ी के ठोकने से वो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब इन दोनों का जो नेट है वो हमने निकाला है यहां से, ठीक है। और जब अब जो विलेन ने ठोका इसको, जो मतलब माइनस के क्यू चार्ज ने जो इस पे फोर्स लगाया, उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको फिर प्लस। अभी भी नहीं आया समझ में? पूरा है अच्छे से? बहुत सही। तो फिर इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कल की क्लास में करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा ये जो